जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज एक नई गेस्ट है हमारे साथ, सागरिका सिन्हा जी, जो एक पॉडकास्ट भी चलाती हैं, क्वेश्चनिंग माइंड करके, और ये कॉलम्स भी लिखती हैं। इन्होंने एक चीज लिखी थी थोड़े टाइम पहले, आप सबको मैंने काफी बारी डेफ टॉक्स में बताया है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो भारत को ऐसे देखते हैं कि भाई हम तो पता नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, हमको दुनिया में पता नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, और हम वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंतजार करते हैं आंखें फैला के कि आए कोई हमको बताए क्या हो रहा है। उनके वो जो गोरे गोरे से लोग हैं वो बता दें, नहीं तो हमारे जो ब्राउन साहिब हैं वो बता दें, ताकि हम आगे कुछ कर सकें। नहीं तो हम भारतीय लोगों को तो क्या पता। ठीक है, तो आइए जरा इनको वेलकम करते हैं। नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। एंड इनसे जानते हैं कि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फर्स्ट पोस्ट में, जिसमें मेरी आंख पड़ी। इन्होंने हुँ। जो वॉशिंगटन पोस्ट रिसेंटली हमारे अगेंस्ट में एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में लिखा था। तो जानते हैं इनका क्या नजरिया है, और थोड़ा वेस्टर्न मीडिया के बारे में जनरली जानते हैं कि ये जो बायस है ये क्या नेचुरल बायस है कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सो नमस्कार, वेलकम टू द शो। Namaste, thank you so much for having me on your channel. I've watched a few of your videos. I really enjoyed them. And I have also subscribed to it. I'm just sharing the article that I wrote. So, the audience can view it better. So, essentially, 2024 में हमारे देश में, बांग्लादेश में, यूएस में और कई देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं। इसके पहले typically हमको this is one of the articles. There's another one that I've written about foreign lobbying, and I think Yeah. both of these दोनों काफी involved हैं in the creation of the narrative as such. तो अपने आर्टिकल पढ़ा ही है, उसमें मैंने लिखा है कि इंटरसेप्ट, वॉशिंगटन पोस्ट एक साथ they talk about how India is pushing its intelligence operatives in to do wet work in terms of assassinations, and उसके लिए FBI डायरेक्टर आए थे इंडिया में। उसी समय ये दोनों पब्लिकेशंस ने ये सारे आर्टिकल्स पुश करने लगे एज यूजुअल एंटी इंडिया नैरेटिव। अगर किसी को लगता है कि ये 2023-24 की बात है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये इस गवर्नमेंट के प्रति या इस देश के प्रति अभी का उनका नजरिया नहीं है। आप 1947 से देखें, उन्होंने जितनी बार भारत देश की बात करी है, कभी भी कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं दी है। एंड ये सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट, सिर्फ इंटरसेप्ट, सिर्फ ऐसे पब्लिकेशंस की बात नहीं, इन जनरल एक वेस्टर्न मीडिया का नजरिया है, जो दृष्टिकोण है उनके हमारे देश के प्रति, वो हमेशा एक नेगेटिव रहा है। वो क्यों है, उसके कई सारे वजह हैं, बट one of the things that we have to understand is that India is a very large, and in geopolitics, geo is as important as the politics of it. So, because we don't have oil, we don't have a certain rare resource, we have human resources and we have land, and we are geographically incredibly important. So, one of the things that the Western world has typically done is use buffer nations against anyone they perceive as a future threat. And that seems to be the case here, because China ke against उन्होंने कुछ किया नहीं, उनका politics बदल गया, because manufacturing was pushed completely to what they considered was a third world nation पहले। तो उस हिसाब से अपना responsibility and वो छोड़ दिए पैसों के चक्कर में। And when they tried to backtrack, it was way too late, because it allowed China that jump. With India, they have had that control. They've been able to maintain that control through politics, through media narratives, through, creating that perception about us since decades. ये अभी की बात नहीं है। तो उनकी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी ये सब देखने पढ़ने की उनको आदत है। तो इसके अगेंस्ट आप कुछ अभी बोलेंगे ना, तो उनको बड़ा अजीब लगेगा, एज इफ उनकी पूरी एजुकेशन इतने दशकों से उनको गलत मिला है, विच इज ट्रू, उनको गलत मिला है, बट उनको ये समझने में अभी बहुत समय लगेगा। कुछ जियोपॉलिटिक रिसर्चर्स, एनालिस्ट हैं जो इस बारे में बात करते हैं, बट ये नजरिया नहीं बदलने का मतलब
they have a lot of impetus to not allow this narrative to change. They do not want a partner in the Indo-Pacific region. They want someone subservient to Western interests, which we refuse to be. We care about national interests. As Indians, I would care about the national interests of India. So this is a kind of back and forth that you see reflected in our diplomacy. And just by the way, our current government is the most pro-American government that has ever been in place. Prior to this, even though we called ourselves non-aligned, we've been extremely close to the Soviet bloc during the World War and all of that. And we have been very, very anti-West in that sense. And that's changed immensely after 2014. Now, even that is not enough because we're not subservient. We maintain strategic autonomy, जिसका मतलब है कि हम अपने national interest के लिए, हम भारतवासियों के लिए, हम partnership करने को तैयार हैं. But हम उनको मतलब we can't go against the interest of Indian citizens, and that's not, just to help the world, help Western interests, help Western values. We refuse to do that. बट वो अपने देशवासियों के लिए करे वो ठीक है, बट हम अपने देशवासियों के लिए नहीं कर सकते हैं. वो उनका है एक नजरिया that they are somehow superior, they espouse the values that they claim to espouse, and nobody else can have their own set of values. तो उस वजह से जो narrative है, it has been anti-India forever, and right now because the world is focusing a lot more on India, because हमारा जो geopolitical standing है बहुत बढ़ गया है. हमें हर वर्ल्ड लीडर हमारे प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं. इवन रशिया यूक्रेन वॉर के समय जो युद्ध चल रहा था, उसी समय जल्दी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की थी दोनों ही प्रेसिडेंट्स ने. और हर आप युद्ध में भी देखेंगे, हर ट्रेड सिचुएशंस में अब काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलता है. जो ये महत्व है काफ़ी बढ़ गया है पिछले 9 सालों में. तो वो काफ़ी डिस्कंसर्टिंग लग रहा है बहुत लोगों को, काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है, और उसके लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं. तो उस हिसाब से जो उनका नैरेटिव है वो भी उसे रिफ्लेक्ट करता है. अब द थिंग विद द वॉशिंगटन पोस्ट आर्टिकल वाज दैट इट वाज इनक्रेडिबली शॉर्टी. इट वाज रियली बैड. तो मुझे लगा, मतलब मैं पढ़ के हंस रही थी. तो मुझे लगा कि इसके बारे में लिखना तो चाहिए कि एक-एक पॉइंट को ये आप गलत साबित कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने लिख दिया. अब उसमें क्योंकि उनके पास फैक्ट्स नहीं है, हमारे पास फैक्ट्स हैं क्योंकि वो गलत लिखे हैं, राइट? तो कोई गलत लिखता है तो वो मतलब उनको गलत दिखाना, बताना बहुत आसान होता है. तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम था कि उनको बताना कि आप लिखे हैं कि ओके दिस हैंडल दे हैड रिटन, दे हैड पिक्ड आउट वन हैंडल ऑन x.com, previously known as Twitter, and they said why this was pushing incorrect information. They didn't have a single point that said that the information was incorrect. कुछ भी लिखा हुआ है उन्होंने लिखा है कि ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव चलाते हैं, ये मतलब क्या बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसमें से एक भी चीज उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने गलत क्या कहा है. ये हैंडल ने गलत क्या मतलब हैंडल को गलत साबित किए ही नहीं. उन्होंने बस एक टोन यूज़ किया जो अंग्रेजी, टू बी ऑनेस्ट देखिए हमारे देश में भी आप आदि आप जो कह रहे थे ना कि हम वेट करते हैं कि बाकी लोग आके वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स आके हमें बताए हमारे देश के बारे में, आके बताए दुनिया के बारे में. तो ये चीज़ होती है. और एक बात है कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, बट कॉनोटेशन और इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्रिहेंशन. हम लोग को अंग्रेजी में वो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे देते थे ना कि हाँ, बट एक बेसिक 5th स्टैंडर्ड लेवल की अंग्रेजी आती है फिर हम लोगों को, मतलब फैक्ट समझ लेते हैं. बट जो एक कॉनोटेशन है ना, वो उनके ऑडियंसेस को, इट टारगेट्स देयर ऑडियंस, इट्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. हम भी उनकी तरह पढ़ें तो मतलब हमें समझ नहीं आएगा कि वो हमें नेगेटिव बता रहे हैं, वो हमें डांट रहे हैं, क्योंकि मतलब हमारी भाषा है नहीं वो, एंड दैट्स कंप्लीटली फेयर एंड फाइन, दैट्स हाउ इट शुड बी. बट उस हिसाब से हम अपने देश को, अपने स्थिति को गलत समझ लेंगे. तो उस हिसाब से इनको गलत बताना और बताना कि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल उसको फेवर करती है, लीनिंग को फेवर करती है. इनफैक्ट जेम्स बेनेट wrote a very good article
Recently, I think it was in the New York Times about the New York. No, sorry, I forget where it was. Just give me a second. He wrote this wonderful article talking about how the New York Times has lost its credibility. He Yeah, wrote it yeah. in article, Are We Truly So Precious? And it's like they say, it's a damning NYT portrayal. So, no, he wrote it in The Economist. Sorry, I think the Politico just commented on it. He wrote it in The Economist. So he works in The Economist now. He was previously a journalist for the New York Times. तो ऐसे सब चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, बट पता नहीं हमारी आम जनता तक पहुँचती हैं कि नहीं. बट बताया कि क्यों इतना लीनिंग उनका अलग है. उसके लिए तो पॉडकास्ट करते हैं हम लोग, ताकि बात कर सकें और इसके बारे में काफ़ी लोगों को पहुंचा सके। आपने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी थी वहां पर कि वॉशिंगटन पोस्ट को और ये जो जितने भी वेस्टर्न, एक्चुअली वॉशिंगटन पोस्ट को डायरेक्टली क्या टारगेट करना, सारे एक चट्टे बट्टे में घुले मिले हैं। क्योंकि इससे पहले जो एक फनी आर्टिकल आया था वो फाइनेंशियल टाइम्स में से आया था, जब वो क्या नाम है उसका, वो जो जो भी है निखिल गुप्ता को पकड़ा था। मतलब वो पढ़ते पढ़ते तो कई कई जगहों पे तो मेरे को लिटरली आँख में से आँसू निकल रहे थे हँस-हँस के। इट वाज़ दैट बैड कि क्या है यार, ये जो बोलते हैं ना वो डीई ग्रेड, सी ग्रेड भी नहीं है, वो डीईएफ ग्रेड की जो मूवी होती है ना, जिसका कोई टोटल बजट ₹10,000 का है, ये वैसा है, जो एक कमरे के अंदर शूटिंग होती है टाइप्स। बट द रीज़न आई एम ब्रिंगिंग दैट अप इज़ बिकॉज़ आपने एक चीज़ लिखी कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम एक गोरे आदमी को लिखवाएँगे ये चीज़ें, वो भारत में इतना रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन एक गंदे, काले हमारी तरह जो लोग हैं, उनसे अगर लिखवाएँगे, वो ज़्यादा रेज़ोनेट करेगा। तो हमारे ब्राउन साहेब बड़े सारे सलामी देके खड़े होते हैं वहाँ पर, और स्पेशली वॉशिंगटन पोस्ट में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो उन चीज़ों में उन उन उनकी लाइन लेके हमारे बारे में लिखते हैं। एक कंप्लीटली बायस्ड नैरेटिव लिखते हैं। उसके बारे में आपने जो लिखा है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई डोंट यू टेल अस अ लिटिल मोर? So I'll tell you this. I don't write it because it gives credence to. I'll name him because I've named him in my article. Pranshu Verma is one of the brown faces that has been used for this article. He's been used for several other articles as well. Now, he's not used for our audiences to, believe him, because our audiences would rather believe a white person. That is there. We don't have that. We're not that racist when it comes to English news. The thing is, it lends credence to their audience, which is primarily based in the US and Canada, typically the US. So, having a brown face provide a perspective, it lends credence. It's like, अरे तुम्हारे देश के लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कहते हैं, तो हमें क्यों गलत बोल रहे हो? So that is that. And ऐसा नहीं है कि ये अकेला इंसान, अब ऐसा तो नहीं है कि गोरे लोग सब अमेरिका को बहुत अच्छा बोलते हैं. We have enough Americans of all hues. Okay, just I meant the gore log as a bit of a joke and continuation of that. But you can get a lot of conservative people who are very shocked with the state of the country, and these people cross all boundaries of race and color and religion, and they will be very happy to tell you, even on this podcast or in multiple articles, about what their country is doing wrong. Now, it takes a little bit of critical analysis, critical thinking from an audience. And I've written a lot about that audience also, that it depends on the audience's existing ignorance. It depends on their preconceived notions to believe something so badly researched and so terribly written. It offers no value in terms of literary greatness, in terms of framing, in terms of nothing, except that it's just outright propaganda, and they're not disguising it. They're not even bothered with that. So, sorry, I can't hear you. You're on mute. डू यू, सॉरी आई डिडंट सी दैट, डू यू रियली थिंक कि आपको लगता है कि उनका पर्पस इज ऑन लिटरेचर और लोगों को एजुकेट करना रादर देन? नहीं, वो बात है। इट्स जस्ट वो एक होता है ना कि कुछ तो वैल्यू हो, उसमें मुझे वैल्यू नहीं समझ आया कि एकदम वो, मैंने इसलिए गोबेल्सियन प्रोपेगेंडा लिखा है कि नाज़ीज़ जैसे प्रोपेगेंडा बनाते थे,
एक रीइंफोर्समेंट के थ्रू कि इतना छापा हुआ है ऊपर से और छापते रहते थे, फ्लड यू विद दैट इन्फॉर्मेशन, एक नेगेटिव आइडिया हर बार, हर चीज में एक हिंदू नेशनलिस्ट. व्हाट डज इट मीन? आई एम हिंदू, ऑफ कोर्स आई एम नेशनलिस्ट बिकॉज माय नेशंस इंटरेस्ट्स कम फर्स्ट. I have a stake in it. I have what you call skin in the game. So what exactly? But उनके लिए क्या है? क्योंकि आपको पता नहीं उसका, मैं इतने गर्व से कहूंगी कि हाँ मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ. The issue is the word nationalist is always used in connotation with the Nazis because they call themselves the socialist nationalists. तो अब आप समझिए कि जो विदेश में बैठकर ये सब खबरें पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल समझेंगे कि नाज़ी ऐसे ही हमारी स्वास्थ्य बदनाम इसलिए नहीं हुई है. मतलब अब देखिए, हिटलर, नाज़ी ने कभी वो शब्द का प्रयोग किया नहीं था. उन्होंने कहा था हाकेनक्रूज़, व्हिच इज़ एसेंशियली द हुक्ड क्रॉस. इट्स टेकन फ्रॉम क्रिश्चियन आइकॉनोग्राफी. एक क्रिश्चियन सिंबल है वो. अब उसको क्या बार-बार स्वास्तिका बोलते हैं. तो पूरे पूरे जो मतलब पूरे विश्व में इसका जो भय, एक भयभीत कर चुके हैं लोगों को, हर भले जूस हो भले क्रिश्चियंस हो, कि अब स्वास्तिका करेंगे. ये स्वास्तिका हमारे लिए हर घर के बाहर बना होता है, हमारे लिए बहुत शुभ एक सिंबल है ना. तो अब उसका एक वजह है कि वो जानबूझ के एक कॉनोटेशन दे देते हैं कि आपको नेशनलिस्ट बुलाएंगे, आपके धर्म के सिंबल्स को बदनाम करेंगे. तो उस बारे में थोड़ी मतलब बातचीत होनी चाहिए और अ, थोड़ी क्रेडिबिलिटी से होनी चाहिए. इसलिए मतलब मैं आर्टिकल्स भी इसलिए लिखती हूँ क्योंकि अ, और वो क्या करते हैं कि यही चीज़ों का ना एक्साइटेशन लूप क्रिएट करते हैं. आप हुँ। मानेंगे नहीं. There's this professor, I think, in New York University, and I've called her out, I think, previously. She's been polite and she's responded, but then she didn't respond to when I proved her wrong. She spoke about how our COVID handling measures were very bad, and how she skewed data because she worked in statistics, immunology related statistics. Now, also a brown face. She has been interviewed by Rajdeep Sardesai on Indian channels as well, and she comes with the credibility of working for an American institution, a premium American institution. Now, I went through some of her papers. You know what it cited as actual reference for scholarly research work? It cited an article from the Scroll. व्हाई डू यू थिंक मैं क्यों हँस रहा हूँ? It cited an article from the Scroll. तो आपको अगर लगता है कि ये सब मतलब ये कहीं ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनको क्यों मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अरे उनको छोड़ दो, दे everybody knows they're bad. Everybody on Twitter may know, that they are हुँ, discredited, हुँ। but हुँ, जनता हुँ। है वो पॉइंट कुछ जनता है हमारी. आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर एक वन साइडेड कन्वर्सेशन होता है, आप किसी को टोक नहीं सकते हैं. अगर आप टोकते हैं तो एक एक सेंस होता है दैट you're being very aggressive, you're being abrasive, you're being rude, and it's a very unspoken thing. You can't actually quote someone. It's a one-way media platform, या right? You get a one-way thing. No one can counter the information you're putting out. That's why so much misinformation goes via these platforms, goes via WhatsApp, goes via Instagram, because it makes things personal. If you are to counter someone, that is going to be very personal. On X.com, it is more social than personal. You get a lot of people commenting on things. It gives you a lot of feedback. A lot of it is trolling. A lot of it is actually constructive. So, अब ऐसी जो जनता है उसको आप क्या बताओगे, क्योंकि वो तो वो वाला हिस्सा जो भाग उनको लगता है कि ठीक है उनके लिए, उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यू पॉइंट को सूट करता है, वो भाग लेकर उसका स्टोरी पोस्ट कर देंगे. फिर डिसूजा कुछ बोलेंगे, उसका वो कुछ कर देंगे. आप फिर पूछेंगे ये क्यों हो रहा है? अब आप उनके फ्रेंड है, आप स्टोरी पे देख रहे हैं, बोलेंगे अरे छोड़ो यार इसको क्या बोलना, है ना? बट वो आपके फ्रेंड हैं. अब आमने-सामने बैठकर भी ये लोग बात करते हैं. The thing is they come with a lot of confidence. They don't have the clarity on the subject, but they come with a lot of confidence. It's very rude to be calling these people out like this. That is why it's important to build credible
citation loops, very similar to what they do as well. So these articles, these podcasts go into, they अगर scroll का article ऐसे university के research papers में cite हो सकता है, तो कभी ना कभी वॉशिंगटन पोस्ट का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी हमारे आर्टिकल्स के द्वारा उसका भी पर्दाफाश किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग को भी इस बारे में बात करनी चाहिए, हम सबको बात करनी चाहिए कि हमारे देश को एक गलत दृष्टिकोण से पेश किया जा रहा है पूरे विश्व के सामने। तो आपने बोला कि एक ये इनका तरीका है, इनका ये स्टाइल है। मैं तो आई से इट वेरी क्लियरली, दिस इज नॉट स्टाइल तरीका, दिस इज प्लान्ड। ऑफ ये कोर्स इट्स जान के करते हैं। प्लान। ये लोग, इन लोगों को शौक है कि भाई कहीं ना कहीं प्रेशर बना के रखें। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ब्राउन साहिब्स हैं जो $500 के लिए आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है जी, जो एक वो है। दूसरा है कि मैंने ये देखा है कि अगर वॉशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी आ रही हो, बाय द वे, जैसे मैं फाइनेंशियल टाइम्स का आपको बताता हूँ, जब वो आया था ना आर्टिकल इसके निखिल गुप्ता के बारे में, अगले दिन प्रिंट में एक आर्टिकल आता है, ठीक है, रिटन बाय वन ऑफ आवर ब्राउन साहिब्स, एंड वो तो बड़ा क्लियरली क्लेम करते हैं कि भाई एक रॉ वाले एजेंट ने उनको कान में आके ना एक छोटी सी चिड़िया छोड़ी थी, वो सीधा उनके ही कान में आके गिरी, किसी और के कान में नहीं गिरी। नो वन एल्स, ठीक है। वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास नहीं गई, वो डेफटॉक्स के पास नहीं आई, वो सागरिका के पास नहीं आई, वो किसी और के पास नहीं गई, वो सीधा वो आदमी के कान के पास गई और उसने बोला, पता है 4 रॉ ऑफिसर्स को भी भगा दिया है, नॉर्थ इंडिया में ना रॉ का ऑफिस ही बंद हो गया है सारा कुछ। और ये भाई साहब ने प्रिंट कर दिया। हाँ अब ये मैंने अब ये प्रिंट होता है, प्रिंट के अंदर, बाय द वे, हाउ आयरोनिकल। एंड उसके बाद वेस्टर्न मीडिया, कौन, गार्डियन एंड डिप्लोमेट, वो चीज उठा के, पहले आप स्टोरी क्रिएट करते हो भारत में, उसमें उठा के मसाला डालता है, अब वो मसाले को लेके आप प्रेशर कुकर में डाल के एक और बिरयानी बना रहे हो वहां पर। सो आई से दिस कि ये पूरा, ये दिस इज अ लिंकेज, दिस इज अ कंप्लीट लिंकेज। इसे साइटेशन लूप कहते हैं। यही चीज एक बार सूर्य कणिकांकर जो भी एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मेरे चैनल पर भी यही बात हुई थी हम लोगों की कि ये जब बनेंगे ना, द थिंग इज व्हाट हैपेंस टू द मेजॉरिटी ऑफ the audience is that we are very often too caught up in our world and we choose deference to authority, not critical thinking, not analysis. We choose deference to authority to validate our viewpoints. तो हम क्या बोलेंगे, अरे चार अखबारों में छपी हुई है, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू यार, कैसे तुम्हें नहीं पता ये, दैट्स इट, है ना। अब कोई इकोनॉमिक्स की बात करें, अब बोलेंगे कि यार जिम क्रेमर ने बोल दिया, पॉल क्रुगमैन ने बोल दिया, रघुराम राजन ने बोल दिया। अब आपको इकोनॉमिक्स एनालाइज करने की क्षमता है नहीं। आप समझते हैं कि जिन लोगों को प्रॉप अप किया गया है कोई वेस्टर्न मीडिया के द्वारा या किसी और के द्वारा, उसकी कोई वजह होती है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, इसलिए नहीं कि वो सच साबित हुआ है। ये अगर सत्य होता तो हमारी देश अलग स्थिति में होती है। उन्होंने जो अब तक कहा है उसमें से कुछ भी सच नहीं निकला है। तो फिर मतलब थोड़ी सी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है ना तो उस बारे में इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं आई विल ऑलवेज हैव दिस थिंग टू टेल एनी ऑडियंस दैट it is necessary to have a little more understanding of a subject rather than defer to some authority कि हाँ सागरिका ने बोल दिया तो मतलब वो 4 अखबारों में लिखती हैं, वो सही बोलती है। ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं बहुत चीज़ें गलत बोलती हूँ, बोल सकती हूँ। अब मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं गलत बोलती हूँ, बट यू नो एनीथिंग दैट one reads or consumes, there should be an opposing point of view that is entertained in our minds for some time. नहीं तो हम तो बुद्धू हो गए ना, मतलब एकदम we become very zombish in our minds। किस किस काम का रहा ना, फिर अपनी बुद्धि कोई काम की नहीं रही फिर। तो वो है। कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, हाँ। और हम्म। आखिर में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि एंड एक काम करते हैं, पहले तो लेट्स लेट्स काइंड ऑफ डू वन थिंग कि थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया के ऊपर एक नजर डालते हैं। आप भी डालेंगे, मैं भी डालूंगा, एंड we'll get together regularly and kind of debunk these guys। मजा आएगा उसके अंदर। एटलीस्ट we'll be able to create a platform। पहले एक एक दो चैनल्स खोले थे, अगर आप याद करें, जब न्यूज लॉन्ड्री शुरू में खुला था, मधु त्रेहान ने जब अपने आप करती थी, वो ये काम करती थी, एंड इट वाज रियली गुड।
It ठीक was. है, It बट उसके was. बाद वो पैसे-वूसे आए उनको इधर-उधर से, मधु त्रेहान जी साइड हो गई और ये सारे लेफ्टी वालों ने ले लिया। आई से दिस टू द लेफ्टीज़ बिकॉज़ ये बेचारे सारे लेफ्टी हैं, तो और ढीले हैं। मैं आपसे ये जो पूछना चाह रहा था इज़ अबाउट द फैक्टर कि देखिए इलेक्शन आ रहा है, ठीक है? हमको पता है ये जो एक डीप स्टेट बोलते हैं जिसको, उसमें बाइल्डबर्ग मीटिंग्स होती हैं। उस मीटिंग्स के अंदर डिप्लोमैट, फाइनेंशियल टाइम्स एंड इकोनॉमिस्ट गए थे एंड उनका टारगेट वाज़ भारत। आप जितने भी आर्टिकल्स देखें, जो भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, वो सारी वहीं से आती है। Mm, दूसरी चीज़ आपने मेंशन करी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, तो ये तो एक बड़ा ही थंब रूल है कि किसी भी आर्टिकल में अगर आप पढ़ें हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, उसको मैं तो वहीं पे बंद कर देता हूँ। देयर इज़ नो पॉइंट रीडिंग दैट। absolutely. पढ़ा ही नहीं जाता, थोड़े टाइम के बाद एक्चुअली ब्लड प्रेशर ऊपर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई जस्ट डोंट रीड इट। Mm, तीसरा बात जो मेरे को आपने जो आइडेंटिफाई करी है, बिफोर आई जस्ट कम टू द पॉइंट व्हेन आई आस्क यू फॉर द क्लोजिंग क्वेश्चन, इज़ द फैक्टर कि आपने बोला है कि इनका एक एक यू नो एक क्लोज्ड लूप है, जहाँ पर ये प्ले बटन दबता है तो यहाँ से भी एक निकलता है, वहाँ से भी एक निकलता है, यहाँ से भी एक निकलता है, वहाँ से भी एक निकलता है। सो द पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू इज़ दैट ये तो एक इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है पिछले 70-80 साल से, mm, ठीक है? और हम लोगों को बड़ा सरप्राइज़ होता है, जब हार्वर्ड वाली प्रिंसिपल आके बोलती हैं कि अगर कॉलिंग फॉर द जेनोसाइड ऑफ जूस इज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। मैंने तो ये अपने चैनल पे बोला था कि साहब, कॉलिंग फॉर द जेनोसाइड ऑफ जूस छोड़िए आप, कॉलिंग फॉर द जेनोसाइड ऑफ हिंदू लिख लीजिए वहाँ पर, वो तो बात तो सेम ही है। ठीक है, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो अपने यूनिवर्सिटी में, this one. Absolutely. तो फिर आप क्या बात कर रहे हो? दिस इज़ नॉट फेयरनेस ना। तो इस फेयरनेस के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे जस्ट टू क्लोज दिस वंडरफुल डिस्कशन? So there is no fairness. There's no fairness in life. There's no fairness in the world. There never will be. And trying to progress towards that is absolutely futile. It's assuming an intellectual arrogance that surpasses millennia of wisdom. So let's not attempt it. Now, what we can do is go towards uh, humane values, what I would say, more humane, more societally appreciable values. And uh, see, the difference is, I don't want to sound cruel. ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए. बात यह है कि if you focus on the outcome, there's this debate amongst equality of outcome versus equality of opportunity. Under the constitution of many democracies, the equality of opportunity is guaranteed. But what a lot of people, especially on the far left, attempt to push as a narrative is equality of outcome. वो तो नहीं होगा. आप अगर 10 बच्चों को आज के आज सेम मटेरियल दें पढ़ने के लिए, सेम मटेरियल दें खाने के लिए, सबकी परफॉर्मेंस एक जैसे नहीं होगी आने वाली परीक्षाओं में। ऐसा नहीं होता है क्योंकि क्लास में 50 लोग होते हैं जो सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, सेम सब कुछ होता है, सब फर्स्ट नहीं आते हैं। है ना? वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। हम विश्व की, जीवन की एक नेचुरल टेंडेंसी को ऐसे गलत नहीं, कभी भी नहीं साबित कर पाएँगे। So fairness of outcome is not a possibility. What we can do is attempt to do better. That's literally it. Now, when it comes to Western values that you're discussing, that they cite democracy, which essentially now means whatever you want. Whatever I was going to not use appropriate language, so I stopped myself. But whatever on earth you feel like, and is written in English and is presented by someone American, is now democracy. So, building a statue of Hanuman in Canada is against democracy. Building 78 feet tall statues of Jesus in India is democracy, right? It means whatever the hell you want. I apologize. I was trying to stop myself from saying that. So that is the thing. Now, for example, in the article that we started with discussing, right? I mentioned how Disinfolab, which is the handle that was targeted by the Washington Post, did not reveal its association, its affiliation with either Indian intelligence or anything else. Whoever, what difference does it make? ठीक है, उनको कुछ डिफरेंस लगता होगा. एक बात बताइए, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना एलिजेंस बताया है क्या? उनके एफिलिएशंस नहीं है अपने एंगेजमेंट सेंटर के साथ?
So I'll just share my Washington Post is a mouthpiece of the CIA. हाँ, अब वही बात है कि जो जानते हैं वो जानते हैं, जो समझते हैं कि बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, ये बीबीसी तो स्टेट मीडिया है, वो स्टेट, पता नहीं रशियन आरटीवी पे आता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया, बीबीसी पे नहीं आता है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स पे तो लायर का ठप्पा लगा दिया था इलॉन मस्क ने। तो ये देखिए, अब यूएस गवर्नमेंट्स जो ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर ऑफिशियली पार्टनर्स विद मीडिया आउटलेट, अब उन्होंने बताया है क्या? So there is no fairness. Now, if because the Washington Post has offered itself as, has portrayed itself, positioned itself as the mouthpiece of credible information on the world, और again मैं यहाँ पे कहूंगी कि there is a lack of critical thinking in people who read these things. आप समझते हैं कि एक देश जिसकी प्रमुख भाषा अंग्रेजी नहीं है, उस देश के बारे में आप अंग्रेजी में यूएस में छपता हुआ खबर पढ़ के उस देश के बारे में जानने वाले हैं, तो ये उनकी जनता की तो मतलब थोड़ी थोड़ी मूर्खता ही कहूंगी ना मैं, कि मतलब ऐसे कौन होता है कि आप भूटान के बारे में पढ़ते हैं, आपको भूटानी ज्यादा, वही जैसे हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं, उनको संस्कृत नहीं आती है, बट वो हमारे शास्त्रों के बारे में बताते हैं कि हमें मतलब ये आपके शास्त्र आपको ऐसे कहते हैं, बट उन्होंने पढ़ा नहीं है वो। तो ये जो जनता है, उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी सुना नहीं है देश के बारे में, कभी देश आए नहीं। एंड लुक अगेन, इट्स फेयर बिकॉज deference to authority has become, because we consume so much content, it's not for some reason आजकल बहुत आउट ऑफ फैशन हो गया ये बोलना कि यार इस बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। यार कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, मतलब सब कुछ के बारे में जानना थोड़ी जरूरी है। बट see, one thing is that this burden of being informed is a thing. I understand it. It's just inappropriate to believe so ardently that you know. It's okay to have some amount of ignorance and acknowledge it. So there is no Fantastic. fairness in terms of narrative creation. There will be no fairness, and hard power will speak. It has to be strategized, which I don't see. And someone did point out, quoting my article, that bahut sare, we've been defensive for a long time. Look, it is a comeback, right? It's a takedown of something that they have written. It's reactive. I agree. The offense has not been put in place. हम कौन सा यूएस में जाके ब्यूरो, एक ओआरएफ अमेरिका बना है, वो समय लगेगा, हम बढ़ेंगे, हमारी स्थिति बेहतर होगी। अब देखिए, इवन though we're the third largest, on the way to becoming a very large economy, the thing is per capita income and equality of income, these are very far away dreams for a country of our scale, for the kind of situation we've been in for Yeah, so yeah, long, right? तो वो yeah. जब बेहतर होगी, तब हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि इमीडिएटली सब कुछ नहीं हो सकता है, एंड वो थोड़ा समझना पड़ेगा, बट उस दिशा में हमें जाने की प्रयास करते रहनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे, वो हमारे बारे में जो कहते हैं वो ठीक है, हमें भी उनके बारे में कहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई थिंक योर चैनल डज अ वेरी गुड जॉब ऑफ डिस्कसिंग जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। That's very important, because we need to have our own perspective of the world, not just of India's standing in the world, but of the world itself. हम क्यों Kosovo को, we don't consider it? Why was this athlete not allowed into the country? Most people will not know about it. Yeah, yeah, yeah. So these things, the things about the world need to be discussed. The better our global standing is, the more fairness we will experience in such discussions. Absolutely. And on that note, I'd like to really request you कि आप और हम थोड़ा सा ये मीडिया नैरेटिव्स पे थोड़ी नजर रखें, ताकि अपनी दुनिया, देश को, दुनिया को हम लोग बता सकें कि यार प्लीज हैंग ऑन, आप जरा ठंडे हो जाओ, हमको भी पता है क्या हो रहा है दुनिया में, वी आर नॉट स्टूपिड, एंड कीप द कंट्री सेफ, बिकॉज टुडे द नीड इज nationalists getting together, Hindu nationalists getting together, let me put a little masala on it, uh, and keeping our country safe, because ये इलेक्शन के टाइम पे आग लगने लगने के काफी चांसेस हैं, हम लोग ही हैं जो बुझा सकते हैं और उसको ठंडा कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सागरिका, यू spent time with me, and I hope we can continue this association and keep busting narratives. Jai Hind, Absolutely. Jai Bharat. Jai Hind.